यानी जमीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जमीन किसकी है, ठीक है। तो हर जगह पे अलग अलग, जैसे आप नोएडा ले लीजिए तो गवर्नमेंट ही इतना सारा लैंड अलॉट करती है। उन्होंने एक्वायर किया होगा, या गवर्नमेंट के ओपन लैंड्स है वो एक्वायर करता है। आपको बिल्कुल कोई रीडेवलपमेंट, कोई स्लम, कोई कुछ नहीं है। ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस है, गवर्नमेंट दिए जा रही है और आप उस पर बनाते जा रहे हो। मुंबई जो बहुत पुरानी सिटी है, 100-150 साल से जो मुंबई का डेवलपमेंट हो रहा है और बिल्डिंगें आ रही हैं, तो वो लैंड जो है अलग अलग ओनर्स हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कौन ओनर्स है, उससे आपको पता चलेगा रीडेवलपमेंट इफेक्ट क्या होता है। राइट। सबसे पहले आते हैं ये जो पुराने फ्री होल्ड लैंड्स हैं, जैसे आप गोदरेज का विक्रोली में ले लीजिए, वैसे बहुत सारे ओपन लैंड है, वाडिया का है, ऐसे बहुत सारे ओपन लैंड है, ठीक है। 100 एकड़, 200 एकड़, 300, इसके ऊपर कुछ बना हुआ है, कुछ नहीं बना हुआ है, कुछ है, वो एक फ्री होल्ड लैंड। ये बड़े हो गए, वैसे छोटे भी हैं, कहीं कहीं छोटे 1/2 एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ के भी फ्री होल्ड है, बिकॉज ओनर ने ट्रांसफर कर दी ओनरशिप और उसको फ्री होल्ड कर दिया। ये गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है। सेकंड ले लीजिए, जो गवर्नमेंट ओनर्स हैं, इसमें कौन आता है? माड़ा है, जो एक हाउसिंग बॉडी है, जिसको बनाया ही गया है लैंड एक्वायर करके उसके ऊपर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करना। तो ये माड़ा का मैंडेट है। तो माड़ा ने 30-40-50 साल पहले जब बनी थी, तब उन्होंने लैंड एक्वायर किया था और उसके ऊपर पुराने बिल्डिंग बनाए हुए हैं। तो ये सेकंड टाइप के ओनर हो गए। थर्ड है आपको MIDC है, जिनको जैसे माड़ा रेसिडेंशियल में, ऐसे ये इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया था। लैंड एक्वायर कीजिए और इंडस्ट्रीज कीजिए, वहां पर भी रीडेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। वहां पर कैसे हो रहा है अपन देखेंगे। फिर सिडको है, MMRDA है, कलेक्टर है, उसका लैंड अलग है। और एक और कैटेगरी है, वो ट्रस्ट लैंड है, जो प्राइवेट ट्रस्ट भी है और पब्लिक ट्रस्ट भी है। तो उनमें चैरिटी कमिश्नर एंगल आ जाता है, ये सब बहुत होता है। तो ये अलग अलग ब्रॉड मैंने बताए 6-7 ओनर्स हैं। अब हर एक की रीडेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है। जहाँ पे फ्री होल्ड है वहां पे BMC के कायदे कानून आ जाते हैं। जहाँ पे म्हाड़ा का है, वो म्हाड़ा अपने कायदे कानून बना के उस हिसाब से डेवलपमेंट के राइट्स जो है वो म्हाड़ा डिसाइड करता है। बाकी सब BMC में के अंडर आएगा, फायर और जो भी है। बट जो TDR कहते हैं या FSI कहते हैं, वो म्हाड़ा के रूल्स के हिसाब से आएगा, वो अपने रूल्स बनाएंगे। MIDC है, वो अपने हिसाब से रूल्स बनाएंगे। जैसे म्हाड़ा, उनका मैंडेट रेसिडेंशियल नहीं है, तो वो क्या कहेंगे, ठीक है आपकी छोटी फैक्ट्री थी, बंद हो गई या नहीं चल रही, या बहुत महंगा हो गया, आपको कहीं और जाना है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो यहाँ पे आप IT कर सकते हो। तो हुई नॉन फैक्ट्री, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, मगर सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड टू IT। तो उनकी IT पॉलिसी है वगैरह, ठीक है। MMRDA का अलग मैंडेट है, जिसे पूरा BKC है, उस MMRDA ने बनवाया है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, प्लॉट्स हैं, ये ऑक्शन करते हैं MMRDA और अपना एक लेआउट से बनाते CBDT जैसे हैं। सिडको है, जैसे न्यू बॉम्बे जिसने बनाया है, सिडको के अंडर आता है। तो वो एक अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनका अलग हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको समझना है कि आपको अगर रीडेवलपमेंट करना है, तो आप अगर उस विस्तार में रहते हो, तो पहले लैंड किसका है, कलेक्टर मतलब का आपको परमिशन लेनी होगी, किसके रूल्स में आओगे, रूल्स में आएंगे। और अगर आप डेवलपर हो, तो आपको ये जानना है कि अगर लेना है तो किस किस्म की FSI मिलेगी, किस किस्म का डेवलपमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये एक लैंडस्केप होता है रीडेवलपमेंट का, ये समझना बहुत जरूरी है। और मुंबई मैं मानता हूं कि एक यूनिक है, जिसमें इतने सारे अथॉरिटीज है, इतने सारे ओनर्स हैं, तो अलग अलग स्कीम्स होंगी। अब जो मैंने बात नहीं की है, वो एक अलग एंगल है, जैसे स्लम्स है, राइट, ठीक है। अब स्लम्स जो है वो किसी भी लैंड के ऊपर बन सकता है। वो रेलवे के लैंड पे बनेगा, वो प्राइवेट लैंड के ऊपर बनेगा, जहां इंक्रोचमेंट, खुली जमीन मिली, किसी ने अपने झंडे गाड़ दिए, अब 30-40 साल हो गए, अब उसको स्लम्स निकाल के वहां पे डालना है, तो वो एक टाइप का होता है। कहीं चॉल्स हैं, हाँ, जो बहुत पहले से देखते हैं, मुंबई में पहले वही एक सिस्टम था। तो चॉल जो है वो प्राइवेट ओनर्स हैं, सेठ लाला जो जमाने के हुआ करते 70-80 साल पहले, जो मिल ओनर्स के लिए उन्होंने चॉल बनाई थी। अब मिल ओनर्स, मिल्स तो है नहीं, मिल वर्कर नहीं है। यहाँ पे आपके मेरे जैसे लोग भी, शिक्षित लोग भी रहते होंगे, अच्छे घर के लोग,
जो तो हम चर्नी हमारे रोड। व्यूअर्स को बता दें, क्योंकि मुंबई में कपड़ा व्यापार सबसे ज्यादा था, यस यहीं से एक्सपोर्ट होता था, यहीं से बनता था, यस इसीलिए मुंबई दादर एरिया, लोअर परेर एरिया जो है वो ज्यादातर सारी मिल्स थी, और उनके रहने के लिए चॉल सिस्टम बनाई गई थी। जो आज हम टाउन, जिसको हम दादर से चर्चगेट तक का जो एरिया है, वहां पे हम देख सकते हैं कि ऐसे चॉल्स वाले घर ज्यादा देखे गए हैं। और ये चॉल्स भी बहुत महंगी है, सस्ती नहीं है। सस्ती नहीं है। आपको साउथ बॉम्बे में किसी चॉल में खोली लेनी हो, या चॉल फिर सिस्टम एक सिर्फ वन रूम किचन का रहता था, या सिर्फ वन रूम भी वन रहता रूम है भी हो इसमें। सकता है, वो आपको दहीसर के फ्लैट के कंपैरिजन बिल्कुल कर सकते बिल्कुल। हैं। सो ये बहुत एक अच्छा अच्छे लोग रहते हैं, बट पुरानी बिल्डिंग है, पुराना है, तो उनका डेवलपमेंट, तो एक ओनर है, ये टेनेंट्स है, पगड़ी का हो या टेनेंटेड हो, उसका रेंट कंट्रोल एक्ट अलग हुआ करता था, वो अब नहीं रहा, तो उसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस है, ये रीडेवलपमेंट में इफेक्ट आता है। फिर सेस्ट बिल्डिंग्स हैं, तो सेस्ट बिल्डिंग्स रफली ये समझाऊं तो जो 3 है कैटेगरी ए बी सी, एक 1940 में कैटेगरी ए जो बनी थी, उसके पहले कैटेगरी बी 40 से 50 के बीच में जो बनी वो कैटेगरी बी, और 50 से 59-60 में जो बनी वो एक कैटेगरी सी है, जिनके रहने वाले टेनेंटेड है वो रेंट कंट्रोल एक्ट में, और उनसे मेंटेनेंस हो नहीं पा रहा था, तो उन्होंने म्हाडा ने एक स्कीम बनाई थी, रफली कहूं तो वो एक छोटा सा सेस, छोटा सा टैक्स जैसा एक देते थे, रेंट नहीं है ये, एक छोटा सा टैक्स जैसा म्हाडा को देते थे, और ये म्हाडा की जिम्मेदारी थी इनको मेंटेन करना, सिर्फ मेंटेन करना। अब ये सेस बिल्डिंग भी जब रीडेवलपमेंट में आ जाती है, तो उसमें भी सेस के रूल्स होते हैं, सेस बिल्डिंग के रूल्स होते हैं, उनकी अलग एफएसआई होती है, उनका अलग डेवलपमेंट का एक होता है, तो ये एक अलग कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। और नॉर्मल म्हाडा के रीडेवलपमेंट है वो तो है ही, रोडवे तो, और ये वो के हिसाब से जो बनते हैं, तो इट्स नॉट दैट इजी। जैसे हमने देखा, अलग अलग ओनर्स, अलग अलग यूजर्स, अलग अलग विस्तार, अलग अलग रोडवे, बहुत अलग अलग इंटरेस्टिंग है बहुत इसमें।